Continue topic 3, industrialization in the colonies. In last topic I taught you about the shifting of seaports from Hooghly and Surat to Calcutta and Bengal. Now the next topic is 3.2, that is what happened to weavers. Weavers के साथ क्या हुआ जब शिफ्टिंग हो गई पोर्ट्स की और ट्रेड में मोनोपोली हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरीके से ट्रेड करेगी और हमारे इंडियन वीवर्स जो थे, जो वेव करते थे क्लोथ्स को, सिल्क और कॉटन के, उनके साथ क्या क्या बातें हुई, उनकी लाइफ कैसे अफेक्टेड हुई, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उसको मोनोपोली तो मिल गई ट्रेड में, लेकिन फिर भी उसको हमारे इंडिया से सिल्क और कॉटन को एक्सपोर्ट करने में ब्रिटेन में काफ़ी मुश्किल होती थी। उसको मुश्किल क्या होती थी और किस तरह से वो एक्सपोर्ट रेगुलर सप्लाई नहीं कर पाता था अपने देश में ब्रिटेन को, इसके बारे में अभी पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर वेवर्स के साथ क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि इंडियन जो कॉटन और सिल्क थी वो फाइन क्वालिटी की थी और इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी काफ़ी डिमांड थी। खासकर यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो यूरोप में ब्रिटिश यहाँ पे आए थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश की ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड में उनको मोनोपोली राइट भी मिल गई। हमारे देश के जो राजा थे जहांगीर और ये लोग, उन लोगों ने मोनोपोली दी, लेकिन बाद में ये लोग पोर्ट को भी शिफ्ट कर दिया उन्होंने। हमारे जो लोकल ट्रेडर्स थे या बाकी जो ट्रेडर्स लगे हुए थे उस पोर्ट से जो ट्रेड करते थे उनको काफ़ी लॉस हुआ और वो विवश हो गए कि फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही दूसरे पोर्ट पे, बंगाल और कोलकाता पोर्ट पे जाएं और वहाँ से अपना काम करें। लेकिन अब यूरोप में डिमांड थी सिल्क और कॉटन की, जिससे कि फ्रेंच, पोर्तुगीज और डच भी इंडिया में आए थे और वो भी अपने अपने कंट्री के लिए सप्लाई यहाँ से लेकर जाते थे। तो मार्केट में, यहाँ इंडिया के मार्केट में भी कॉटन और सिल्क की काफ़ी डिमांड थी और यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिटर्स हो गए थे। अब डच है, फ्रेंच है, पोर्तुगीज़ हैं, इवन यहाँ के सप्लाई मर्चेंट जो हैं, जो खरीदते थे यहाँ से माल को, और दूसरे जो उनको ब्रोकर भी कह सकते हैं, जो यूरोपियंस को सेल करते थे और वहीं पे प्राइस फिक्सिंग होती थी। तो इससे क्या होता था कि जो सबसे ज़्यादा प्राइस देता था उसी को हमारे वेवर्स या सप्लाई मर्चेंट जो थे वो बेच देते थे हमारे देश के कॉटन और सिल्क को। तो ब्रिटिश भी थे यहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी को लंदन में सप्लाई करने में, यहाँ के माल को सप्लाई करने में काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती थी, क्योंकि और भी कॉम्पिटिटर्स थे मार्केट में। हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लंदन में लेटर्स लिख के इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे। वो भेजते थे लिख करके कि यहाँ पर हमें बहुत दिक्कत होती है सप्लाई को ख़रीदने में और बहुत हाई प्राइस देना पड़ता है। तो ये तब तक की बात है जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल पावर यहाँ पर नहीं मिल गया था। अभी तो इनको ट्रेड में मोनोपोली मिली थी, लेकिन जब तक 1760 और 1770s में जब उनको बंगाल और कर्नाटक में पॉलिटिकल पावर मिल गया, तब उन्होंने नया सिस्टम के थ्रू एक मैनेजमेंट को तैयार करने लगे वो लोग कि किस तरह से हम यहाँ पर वीवर्स को भी कंट्रोल करें और जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में उनको भी यहाँ से, हमारे मार्केट से हटाएं और जितनी सप्लाई हो वो खुद ही खरीदें और रेगुलर सप्लायर बने हम लंदन में, अपने ब्रिटेन में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्हें पॉलिटिकल पावर मिल गई बंगाल और कर्नाटक में, उन्होंने सिस्टम के थ्रू काम करना शुरू किया। उसको कई स्टेप में उन्होंने काम किया। तो क्या स्टेप्स थे? फर्स्ट स्टेप जो उन्होंने लिया कि सबसे पहला काम क्या, उन्होंने कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करने का। कॉम्पिटिटर्स को तब तक एलिमिनेट नहीं किया जा सकता जब तक उनको सप्लाई वहाँ पर मिल रही है। हाँ, भले ही वो हाई प्राइस देने के लिए तैयार होते थे, लेकिन वो क्या करते थे कि अपने देश में जाकर उससे भी ज़्यादा कीमत में उसको बेचते थे, तो उनको प्रॉफिट होती थी और ये ट्रेड था। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने ये क्या किया कि एक पेड सर्वेंट को अपॉइंट किया। ब्रिटिश ने पेड सर्वेंट को अपॉइंट किया, जिसे उन्होंने नाम दिया गुमास्ता। ये गुमास्ता जो थे वो इनके लिए, सिर्फ ब्रिटिश के लिए ही काम करते थे और इनका हमारे देश के वीवर्स के साथ कोई लेन देन नहीं था, ना ही कोई सोशल
उनका रिलेशन था, जबकि पहले जो ट्रेडर्स थे, लोकल ट्रेडर्स थे, जो माल खरीदते थे हमारे वेवर से या वेवर से माल तैयार करवाते थे पैसे दे करके, वो हमारे वेवर्स के कंडीशन को जानते थे, इकोनॉमी को जानते थे और समय समय पर उनकी हेल्प भी करते थे। और कभी अगर माल को तैयार करने में देरी हो गई तो भी उनके प्रॉब्लम को समझते थे। मीन्स उनके साथ कुछ सोशल रिलेशन था और वो एक दूसरे की बातों को समझते थे और ये रिलेशन अच्छा था। लेकिन गुमास्ता जो थे वो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था, वो पूरी तरह से प्रोफेशनल थे। तो गुमास्ता का काम क्या था? यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि गुमास्ता का हु वर गुमास्ताज एंड हु व्हाट वर देयर फंक्शन। तो हु वर गुमास्ताज? गुमास्ताज वर अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश, दे वर पेड सर्वेंट टू सुपरवाइज वीवर्स ऑफ इंडिया। तो वो सुपरवाइज करते थे वीवर्स को और उनका दूसरा फंक्शन था, दूसरा काम था सप्लाई को कलेक्ट करना वीवर से। और जब सप्लाई को कलेक्ट करते थे तो सप्लाई के क्वालिटी को भी वो चेक करते थे, जज करते थे। और उसके बाद क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहती थी कि जो भी माल वो लेंगे और ब्रिटिश को देंगे वो फिर जाएगा लंदन और वहाँ पे वो बिकेगा, तो क्वालिटी तो होनी ही चाहिए और उसी के लिए उनको पैसे मिलते थे। तो पहला स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि उन्होंने गुमास्ता को अपॉइंट किया और वीवर्स पे अपना कंट्रोल करने लगे। अब दूसरी बात थी कि किस तरह से वीवर्स को कंट्रोल किया जाए कि गुमास्ता को तो गुमास्ता और वीवर्स का तो होगा, गुमास्ता पैसे देंगे वीवर्स को और माल तैयार करवाएंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वीवर्स दूसरे सप्लायर्स को भी सप्लाई करें जो उनको ज़्यादा पैसे दें। तो यहाँ पे बात थी कि किस तरह से वीवर्स को इस बात के लिए मना लिया जाए कि वो सिर्फ ब्रिटिश को ही अपना माल बेचें। तो उन्होंने क्या किया, दूसरा स्टेप उन्होंने ये लिया कि वो जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता था, पहले वो वीवर्स को ऑर्डर दे देते थे और उसके बाद अब जितना भी डिमांड है मार्केट में उस हिसाब से ऑर्डर दिया गया। अब वीवर्स को माल तैयार करना है, उनको रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो उसके लिए क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी या गुमास्ता क्या करते थे कि उनको लोन प्रोवाइड करवा देते थे कि आप इतना माल है भाई आपको तैयार करना है, इसके लिए आप लोन ले सकते हैं और लोन लेकर जब माल तैयार कर देंगे और जब सप्लाई हमें दे देंगे तो आपको लोन भी चुका देंगे और जो भी अधिक ऐसे पैसे अर्न होगा वही आपका प्रॉफिट होगा। तो ये अब वीवर्स एक बार जब लोन ले लेते थे तो लोन लेने के बाद उनको ये तय कर लेना पड़ता था कि अब दूसरे सप्लायर्स को वो माल अपना नहीं बेचेंगे। लोन इसी शर्त पे दिया जाता था कि वो अपना तैयार माल सिर्फ गुमास्ता को ही देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, वीवर्स पे उनका पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। अब मार्केट में और भी यूरोपियंस है, डच है, पोर्तुगीज़ है, फ्रेंच है, तो उनको अब सप्लाई कहाँ से मिलेगी? वीवर्स हो गए थे कि ब्रिटिश को ही वो अपनी सारी सप्लाई देंगे। तो ये सिचुएशन हो गई। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्ता को अपॉइंट किया और वीवर्स पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट से वैनिश हो गए। अब ब्रिटिश क्या ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलर सप्लाई करने लगी ब्रिटेन में और वीवर्स पे उनका पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। यहाँ एक ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन वीवर्स एंड गुमास्ताज। यहाँ पे एक चीज़ बताना पड़ेगा कि अब जो पहले ही बता दें, गुमास्ता जो थे वो आउटसाइडर थे, उनका वीवर्स के सोशल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं था या उनकी कंडीशन इकोनॉमिक क्या थी उससे भी उनको कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता था। उनका काम था लोन देना और सप्लाई को कलेक्ट करना और टाइम पर सप्लाई उनको चाहिए था। कई बार जो वीवर्स होते थे वो जब उनको काफ़ी ऑर्डर मिलने लगे तो वो लोन लेते थे और उसके बाद उन्होंने जो छोटी मोटी ज़मीन थी उनके पास उस पर खेती करते थे, वो खेती करना भी छोड़ दिया। क्योंकि ऑर्डर इतना मिलता था कि फैमिली के हर मेंबर को उसमें लग जाना पड़ता था। इवन वेमेन और चिल्ड्रन, जो घर के औरतें बच्चे थी, सब लोग काम पे लग जाते थे ऑर्डर को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। अगर कभी टाइम पर ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाता था तो गुमास्ता जो थे वो सिपाही के साथ, प्यून के साथ आते थे, उनको क्रश करते थे, उनको पीटते थे और उनको रोड पर कई बार घसीटा भी जाता था। तो इस तरह से और जो भी लोन का अमाउंट जो होता था और जो भी पैसे उनको अर्न होते थे वीवर्स को, वो उनकी लाइफ के लिए काफ़ी कम पड़ता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, गुमास्ता और वीवर्स के बीच में डिससेटिस्फैक्शन वाली सिचुएशन हो गई। अब वीवर्स क्या करने लगे, कई बार ऑर्डर को लेना नहीं चाहते थे या फिर डर के मारे वो क्या करते थे, वो गांव छोड़कर दूसरे गांव में जहां उनके रिलेटिव हो वहां जाने लगे और वहीं पे लूम इस्टेब्लिश करके वहां पे अपना काम करने लगे, या फिर वो छोटी मोटी ज़मीन रेंट पे लेके खेती करने लगे उस पर। और वही बंगाल और कर्नाटक जैसे जगहों से बहुत सारे वीवर्स क्या करने लगे, वहाँ पर से उनका माइग्रेट करने लगे उन गाँवों से और बंगाल और कर्नाटक जैसे जगहों से जहाँ पे ये ट्रेड का काम होता था। और
लास्ट में यही हुआ कि वीवर्स और लोकल ट्रेडर्स थे वो रिवोल्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से लोन लेना और ऑर्डर लेना रिफ्यूज़ कर दिया। और उसके बाद कई बार तो उन्होंने अपने वर्कशॉप भी बंद कर दिए और वो खेती के काम में फिर से लगे। तो ये वीवर्स की सिचुएशन थी। इसमें आप आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक यू कैन आंसर मेनी क्वेश्चंस एज who are Gomasthas, who appointed Gomasthas, and what was the competition in market before getting political power of East India Company in Carnatic and Bengal, and how the relation between Gomastha and weavers were not being good, and it was destroying. So all this you can answer. So next I will discuss with you in next video some more problems weavers were facing. Now by turn of 19th century they were getting more new problems that we will discuss in next video. Thank you.